जय हिंद स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। बढ़िया एकदम। वेलकम है आप सभी लोगों का हमारे इस ब्यूटीफुल चैनल लर्न विद कंसेप्ट पे। आज स्टूडेंट्स हम आपके लिए लेकर आ गए हैं इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट 2, जिसमें हम आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक कराने जा रहे हैं जो कि आपके बोर्ड्स परस्पेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। इस लेक्चर से आपके बोर्ड में कम से कम स्टूडेंट्स 1 या 2 क्वेश्चन जरूर आएंगे इस चैप्टर से। चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं अपने इस लेक्चर को। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जिस भी टाइम पे आप हमारी वीडियो को देख रहे हैं। चलिए स्टूडेंट्स विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। स्टार्ट करते हैं अपना डिस्कशन स्टूडेंट्स। कल एक डिस्कशन रह गया था वीआई ग्राफ का। हमारे पार्ट 1 में हमने ओम्स लॉ देखा था और रेजिस्टेंस भी देखा था, क्योंकि उसका जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आया था वो रेजिस्टेंस हमने कल क्लियर कर लिया था। और आज हम स्टूडेंट डिस्कस करने वाले हैं वीआई ग्राफ। क्या होता है स्टूडेंट्स वीआई ग्राफ? ऐसा ग्राफ जो कि किस किस के बीच ड्रॉ होगा, वी और आई के। वी इज पोटेंशियल डिफरेंस, आई इज करंट। क्या है? वी इज पोटेंशियल डिफरेंस, आई इज करंट। तो इन दोनों के बीच जो भी ग्राफ ड्रॉ होगा वही कहलाता है स्टूडेंट्स वीआई ग्राफ। चलिए इसको देखते हैं वीआई ग्राफ कैसा आएगा। इससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चंस आते रहते हैं। एक एक्सिस पे अपन लेंगे वाई और एक एक्सिस पे लेंगे स्टूडेंट्स आई को। मतलब कि क्या है, जैसे जैसे इसका जो स्टूडेंट्स ग्राफ आता है, इस ग्राफ को आपको डायरेक्ट बता देते हैं। इसके ग्राफ में क्या आएगा निकल के, ग्राफ जब ये बनेगा तो स्टूडेंट ये आता है स्ट्रेट लाइन। वी आई ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन। वी आई ग्राफ कैसा होता है? स्ट्रेट लाइन होता है। स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन देता है स्टूडेंट्स। देखिए आप, जैसे जैसे v की वैल्यू इंक्रीज होगी, जैसे इस वैल्यू पे देखें अपन, i की वैल्यू इतनी, v की वैल्यू को बढ़ाया तो i की वैल्यू भी बढ़ गई, और v की वैल्यू को बढ़ाया तो और i की वैल्यू बढ़ गई। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स अपना क्या चलता है, वी आई ग्राफ चलता है। इसके थ्रू हमें पता चलता है कि v इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू i, और ये कांस्टेंट हटेगा तो एक आएगा कांस्टेंट ऑफ डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी, दैट इज r। ये r जो था स्टूडेंट्स, इसको हम क्या बोल रहे थे, कल हमने डिस्कस कर लिया था इसके बारे में, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या होता है? अपोजिशन ऑफर्ड बाय कंडक्टर इन फ्लो ऑफ करंट। रेजिस्टेंस क्या होता है? अपोजिशन ऑफर्ड बाय कंडक्टर इन द फ्लो ऑफ करंट। यानी कि एक कंडक्टर कितना ज़्यादा अपोज कर रहा है उसके अंदर करंट के फ्लो का, वो क्या होता है स्टूडेंट्स? रेजिस्टेंस। तो ये हमने कल डिस्कस कर लिया था, इसके फैक्टर्स अफेक्टिंग डिस्कस कर लिए थे। आज की क्लास इस रेजिस्टेंस से ही स्टार्ट होगी। आप इतना नोट कर लीजिए पहले स्टूडेंट्स कि वी आई ग्राफ क्या है। वी आई ग्राफ कैसा होता है? ऑलवेज स्ट्रेट लाइन। मैंने ऊपर लिख लिया है लेकिन एक बार लिख देता हूँ, ऑलवेज स्ट्रेट लाइन। इसका क्या मतलब है स्टूडेंट्स स्ट्रेट लाइन का, कि जब भी हम पोटेंशियल डिफरेंस किसी भी कंडक्टर के एंड पे जितना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाते जाएंगे उतना ज़्यादा करंट फ्लो होगा। इन दोनों एंड्स पे हम जितना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाते जाएंगे कंडक्टर के, मान लीजिए एक कंडक्टर है, इसके दोनों एंड पे जितना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस कर देंगे उतना ही ज़्यादा करंट फ्लो होगा। तो ऑलवेज स्ट्रेट लाइन क्या होता है स्टूडेंट्स? ऑलवेज स्ट्रेट लाइन। नोट कर लीजिए आप इतना, फिर आपको रब करके और आगे के टॉपिक्स को बताते हैं। नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स, आगे के टॉपिक्स डिस्कस करते हैं। आपने इसको नोट कर लिया होगा, इसको करते हैं रब। चलिए अब अगले टॉपिक पे चलते हैं स्टूडेंट्स, जो कि है रेजिस्टेंस से रिलेटेड। उसमें अपन को बातें करनी है। कल अपन ने क्या किए थे, रेजिस्टेंस के फैक्टर देखे थे कि कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट कर रहे थे रेजिस्टेंस को। तो हमने कितने फैक्टर देखे थे? 2 फैक्टर देखे थे मेन, बाकी टेम्परेचर और एक देखा था लेंथ, एक देखा था एरिया। एक देखा था लेंथ, एक देखा था एरिया। तो रेजिस्टेंस से स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक रहेगा रेसिस्टिविटी, कि रेसिस्टिविटी क्या होती है। रेसिस्टिविटी अपन को देखना है, इसकी यूनिट डिस्कस करनी है। इसकी यूनिट आ जाती है पेपर में कि इसकी यूनिट क्या होगी, और ये किस पर डिपेंड करता है हमें ये भी डिस्कस करना है। डिपेंड्स ऑन, इससे 2 चीज़ें पूछी जाती हैं। चलिए स्टूडेंट डिस्कस करते हैं। हमने देखा था कल कि रेजिस्टेंस जो है वो लेंथ ऑफ वायर पर डिपेंड करता है। जितनी ज़्यादा बड़ी लेंथ होगी वायर की उतना ही ज़्यादा वो रेजिस्टेंस देगा। रेजिस्टेंस अपना जो है लगाएगा करंट की तरफ।
और दूसरा हमने डिस्कस किया था जितना ज़्यादा क्रॉस सेक्शन एरिया होगा उतना ही कम रेजिस्टेंस होगा। जितना ये वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ता जाएगा उतना ही रेजिस्टेंस कम होता जाएगा, क्योंकि अगर वायर जितना भी ज़्यादा क्रॉस सेक्शन एरिया वाला होगा उतने ही तो अच्छे से स्पीड से करंट निकलेगा। अगर वही एरिया कम होगा तो क्या होगा स्टूडेंट, वो थोड़े से जो करंट होगा वो मुश्किल से निकलेगा। तो इसीलिए इन दो जो मैंने आपको बताया लेंथ और एरिया के बेसिस पर अपन एक चीज़ लिखते हैं, आर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, ये चीज़ है। आर किसके प्रोपोर्शनल, लेंथ के, जितनी ज़्यादा लेंथ होगी उतना ज़्यादा रेजिस्टेंस, लेकिन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया के। क्या है, एरिया के इन्वर्सली। एरिया जितना ज़्यादा उतना कम रेजिस्टेंस, लेंथ जितनी ज़्यादा उतना ज़्यादा रेजिस्टेंस, एरिया जितना ज़्यादा उतना कम रेजिस्टेंस। इनके बेसिस पे अपन एक चीज़ लिखते हैं, इस प्रोपोर्शनलिटी की साइन को हटाते हैं, इक्वल का साइन लगाते हैं, एक कांस्टेंट आता है फॉर डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी। क्या आता है स्टूडेंट्स, रो आता है। इसको अपन रो बोलते हैं, सिंबल क्या बोलते हैं, रो। यहाँ पे लिखवा देते हैं रो, RHO, रो पढ़ते स्टूडेंट्स इसको, है ना। तो रो L अपॉन ए, ये हो गया, ये आ गया प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। अब देखिए स्टूडेंट, ये जो रो आया है यही क्या है, रेसिस्टिविटी है। क्या है स्टूडेंट्स, रो क्या है, रेसिस्टिविटी। रो का फॉर्मूला बनाते हैं। रो का फॉर्मूला क्या हो जाए, रो को इधर ही रहने देते हैं, ए को इधर भेजते हैं, एल को इधर भेजते हैं। देखिए स्टूडेंट, इक्वल के उस तरफ ए डिवाइड में था तो ये इनटू में आ जाएगा, इक्वल के उस तरफ एल ऊपर इनटू में था तो ये डिवाइड में आ जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा रो। तो यहाँ से अपन यूनिट इसका पता करते हैं, क्या होगा यूनिट, रेजिस्टेंस का इनटू, रेजिस्टेंस का यूनिट क्या था स्टूडेंट्स, ओम। इधर पर डिस्कस कर लेते हैं आगे। रेजिस्टेंस का क्या यूनिट था, ओम, तो यहाँ पे लिखेंगे ओम। एरिया का यूनिट क्या होता है स्टूडेंट्स, मीटर स्क्वायर, और लेंथ का क्या होता है, मीटर। तो ये अपनी यूनिट किसकी आ रही है, रो की यूनिट आ रही है। एक एम से इस स्क्वायर को कैंसिल कर देंगे तो अपना स्टूडेंट्स के यूनिट निकल के आ गया ओम मीटर। ओम मीटर जो स्टूडेंट्स यूनिट आई है वो किसकी आ गई, रो। रेजिस्टिविटी की क्या यूनिट आ गई स्टूडेंट्स, यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी आ गई ओम मीटर। ये निकल के आ गई स्टूडेंट्स अपनी यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी, ओम मीटर। और किस पे डिपेंड करता है, डिपेंड करता है स्टूडेंट्स, ये डिपेंड्स ऑन मटेरियल ऑफ नेचर पे, डिपेंड्स ऑन मटेरियल ऑफ नेचर, डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मटेरियल। थोड़ा सा गलत लिख रहा हूँ मैं ना, नेचर ऑफ मटेरियल है ना कि मटेरियल ऑफ नेचर, कि क्या नेचर है उसका, वो कंडक्टर है या अलॉय है या फिर वो एक इंसुलेटर है। तो डिपेंड ऑन नेचर ऑफ डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मटेरियल। ये इसको नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स आप। अच्छा स्टूडेंट्स, रेजिस्टिविटी किसके लिए सबसे ज़्यादा होगी, इंसुलेटर के लिए, कंडक्टर के लिए या अलॉय के लिए। रेजिस्टिविटी सबसे ज़्यादा होती है स्टूडेंट्स इंसुलेटर के लिए, क्योंकि उनमें करंट फ्लो हो ही नहीं रहा, तो उनमें रेजिस्टिविटी होगी सबसे ज़्यादा। ये ओम मीटर आई है, रो की यूनिट है ना। तो किसकी होगी सबसे ज़्यादा रेजिस्टिविटी, इंसुलेटर्स की। बहुत ज़्यादा पावर में होती है, 10 की पावर 18 20 ऐसा करके आती है उनमें। सबसे कम रेजिस्टिविटी होती है स्टूडेंट्स कंडक्टर की सबसे कम रेजिस्टिविटी होती है। क्यों, क्योंकि उनसे करंट अच्छे से फ्लो हो जाता है। अलॉय जो होते हैं उनकी रेजिस्टिविटी जो है वो थोड़ी सी कंडक्टर से ज़्यादा होती है ना स्टूडेंट्स। कंडक्टर की रेजिस्टिविटी सबसे कम, कंडक्टर की रेजिस्टिविटी उनसे ज़्यादा अलॉय की, अलॉय से ज़्यादा किसकी स्टूडेंट्स, थर्ड नंबर हमारे लिखवा भी देते हैं आपको, रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर की होगी सबसे कम, कंडक्टर से ज़्यादा होगी अलॉय की, अलॉय से ज़्यादा होगी इंसुलेटर की, INSULATOR, इंसुलेटर की उससे ज़्यादा होगी। ये भी इम्पोर्टेंट है बहुत। रो किसके लिए शो हो रहा है, रेजिस्टिविटी के लिए। आप इतना नोट कर लीजिए स्टूडेंट, यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट, यूनिट से भी क्वेश्चन आते रहते हैं, नोट कर लीजिए आप इतना स्टूडेंट्स। ओम मीटर जो यूनिट है वो किसकी है, रेजिस्टिविटी की। अब चलिए स्टूडेंट्स, अपना अगला ही टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक है रेजिस्टर्स इन सीरीज कॉम्बिनेशन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट्स, रेजिस्टर्स इन सीरीज कॉम्बिनेशन एंड रेजिस्टेंस इन
पैरेलल कॉम्बिनेशन, दोनों को डिस्कस कर लेते हैं। आप इसको नोट कर लीजिए। चलिए स्टूडेंट्स, आपने इसको नोट कर लिया होगा। अब डिस्कस कर लेते हैं रेजिस्टर्स इन सीरीज़। अगर हम रेजिस्टर्स को सीरीज़ में कनेक्ट कर दें तो क्या होगा। अब डिस्कस करते हैं रेजिस्टर्स को सीरीज़ में कनेक्ट करना है, कैसे कनेक्ट करेंगे, क्या होगा, डिस्कस करते हैं। चलिए स्टूडेंट, डिस्कस करते हैं रेजिस्टर्स इन सीरीज कॉम्बिनेशन। रेजिस्टर्स मतलब स्टूडेंट्स रेजिस्टेंस। रेजिस्टर्स वो जो रेजिस्टेंस देते हैं। रेजिस्टर्स इन सीरीज, सीरीज SERIES, सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन। घर पे आपने जो सीरीज देखी होगी दिवाली पे लगाते हैं, वो सारे बल्ब एक दूसरे से सीरीज में कनेक्ट होते हैं। कैसे, उनका एक एंड जो है वो दूसरे के एंड से कनेक्ट होता है। देखिए स्टूडेंट, डायग्राम के थ्रू आपको दिखाते हैं। एक रजिस्टर लगा है ये, इसका एक एंड दूसरे रजिस्टर के साथ कनेक्ट होगा। किससे कनेक्ट हुआ स्टूडेंट, दूसरे रजिस्टर के साथ। तीसरा, अब इसका जो एक एंड है पीछे वाला एंड, वो अगले के साथ कनेक्ट होगा। तो ये स्टूडेंट्स तीन तरीके से रजिस्टर। इसका फर्स्ट, इसका सेकंड एंड इसके साथ कनेक्ट, इसका सेकंड एंड इसके साथ कनेक्ट। किसी के भी दो एंड एक रजिस्टर के साथ कनेक्ट नहीं हो रहा है। इसका एक एंड अगले वाले रजिस्टर के साथ कनेक्ट हो रहा है, इसका एक एंड, यानी इनके दोनों एंड अलग अलग रजिस्टर के साथ कनेक्ट हैं। सीरीज में क्या होता है, रजिस्टर के दोनों एंड अलग अलग रजिस्टर के साथ कनेक्ट। इसका एक एंड इसके साथ कनेक्ट है, इसका एक एंड इसके साथ कनेक्ट है। तो ये होगा स्टूडेंट सीरीज में। अपन इनको एक बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं, तो इनसे करंट फ्लो भी होने लगेगी, है ना। अपन ने इनको एक बैटरी से भी कनेक्ट कर दिया स्टूडेंट्स, इनसे करंट भी फ्लो होने लगेगी। देखिए स्टूडेंट्स, क्या है, इनके अक्रॉस पोटेंशियल अलग अलग हुआ। मान लीजिए इसके अक्रॉस पोटेंशियल है V1, इसके अक्रॉस पोटेंशियल है V2, इसके अक्रॉस पोटेंशियल है V3। रेजिस्टर ये है R1, ये है R2, ये है R3। पोटेंशियल, तीनों के पोटेंशियल डिफरेंस जो होंगे वो अलग होंगे। इसका V1 पोटेंशियल डिफरेंस, इसका V2, इसका V3। करंट सेम फ्लो होगी। करंट कैसी फ्लो होगी स्टूडेंट्स, सेम फ्लो होगी I। करंट सेम फ्लो होगी, लिखवा देते हैं आपको। इन सीरीज सेम करंट फ्लोज थ्रू ऑल, सेम करंट फ्लोज, सेम करंट फ्लोज FLOWS फ्लोज थ्रू ऑल रेजिस्टर्स। सारे ही रेजिस्टर्स के साथ कैसी करंट फ्लो होगी स्टूडेंट, सेम करंट फ्लो होगी। रेजिस्टर्स सेम करंट फ्लो होगी। यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या होता है, सीरीज में टोटल रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाता है। टोटल रेजिस्टेंस इंक्रीजेस, टोटल रेजिस्टेंस इंक्रीजेस। अभी दिखाते हैं कैसे इंक्रीज होता है टोटल रेजिस्टेंस इंक्रीजेस। ध्यान से देखिएगा आप स्टूडेंट्स, इसका जो फॉर्मूला आता है R इक्विवेलेंट, आपको डायरेक्ट फॉर्मूला बता देते हैं। आपकी NCERT में उसका डेरिवेशन दिया है, मतलब कैसे वो आया, लेकिन डेरिवेशन हमारे कोई काम का नहीं है। बोर्ड्स में हमारे लिए डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा फॉर्मूला बेस्ड, हमें डायरेक्ट टोटल रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना होगा। तो स्टूडेंट, हमारा जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा R इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट को मैं E से शो कर रहा हूँ। R इक्विवेलेंट मतलब टोटल, इक्विवेलेंट मतलब टोटल। R इक्विवेलेंट जो निकल के आएगा स्टूडेंट्स, वो आएगा इसमें सीरीज वाले केस में R1 प्लस R2 प्लस R3 डेड डैश डेड डैश डैश। यानी इसमें अपन क्या करना है सीरीज वाले में स्टूडेंट्स, डायरेक्टली रेजिस्टर्स के रेजिस्टेंस को ऐड कर देना है। डायरेक्टली रेजिस्टर्स के रेजिस्टेंस को क्या कर देना है स्टूडेंट, प्लस किस केस में, सीरीज कॉम्बिनेशन में डायरेक्टली रेजिस्टेंसेस के रेजिस्टर्स के रेजिस्टेंस को क्या कर देना है, ऐड कर देना है स्टूडेंट, जिससे हमारा R इक्विवेलेंट आ जाएगा। इसलिए इसमें टोटल रेजिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है। मान लीजिए स्टूडेंट्स, अभी आप इतना नोट कीजिए, फिर आपको एक इस पर न्यूमेरिकल कराते हैं, जिससे आपके इससे सारे रिलेटेड डाउट क्लियर हो जाएंगे। नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स, फिर आपको इससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल करा देते हैं यहीं पे, एक एग्जांपल, जिससे आपका सीरीज से रिलेटेड डाउट क्लियर हो जाए। नोट स्टूडेंट्स,
आपने नोट कर लिया होगा स्टूडेंट्स। देखिए अब आपको इसके ही बेसिस पे एक क्वेश्चन कराते हैं, इसको रब कर दें। चलिए अब एक क्वेश्चन करा देते हैं आपको इसी की बेसिस पे, जिससे आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएं। एक इजी देंगे, एक थोड़ा सा टफ। दो एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं। पहला एग्जांपल लेते हैं, इस R1 की जगह ले लेते हैं R1 R2 R3 लिखा रहने देते हैं। पहला रजिस्टर्ड है 5 ओम, दूसरा है 4 ओम, तीसरा है 6 ओम। क्या होगा स्टूडेंट्स इसमें? हमको निकालना है R टोटल, R इक्विवेलेंट निकालेंगे तो क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स? R1 प्लस R2 प्लस R3, R1 प्लस R2 प्लस R3, तो R इक्विवेलेंट आपका निकल के आ जाएगा R1 5 प्लस 4 प्लस 6, 5 प्लस 4 प्लस 6, यानी कि स्टूडेंट 5 4 9, 9 प्लस 6 15 ओम। कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स? 15 ओम निकल के आएगा। देखिए स्टूडेंट टोटल रेजिस्टेंस इंक्रीज हो गया। यहाँ 5 था, 4 था, 6 था, तीनों का जब हमने सीरीज में लगा दिया तो हमारा टोटल रेजिस्टेंस बढ़ के 15 ओम आ गया। एक और आपको एग्जांपल देते हैं, उसको आप घर से कीजिएगा। इसमें अपन सेल नहीं लगा रहे हैं। 1 2, इसका आपको स्टूडेंट्स इसका हम ही बता देते हैं घर पर, नहीं ये थोड़ा सा है तो ये भी इजी। 2 ओम, 3 ओम, 4 ओम, 5 ओम। इस तरीके से बोर्ड्स कभी कभी घुमा के क्वेश्चन देती है। इसमें कुछ नहीं स्टूडेंट्स, आपको देखना था ये सारे ही सीरीज में है, क्योंकि इसका एक एंड दूसरे रजिस्टर के साथ है, इसका दूसरा एंड इसका दूसरा एंड इसके साथ कनेक्ट है, इसका दूसरा एंड है ना। तो इनके जो एंड्स हैं वो अलग अलग किस्म, जैसे इसके एंड देखें तो इसका ये पहला वाला एंड दूसरे के साथ कनेक्ट है और दूसरा वाला एंड दूसरे के साथ, तो आप समझ जाते हैं कि ये किस में है? सीरीज में। इसका आर इक्विवेलेंट क्या होता है स्टूडेंट्स? फाइंड कीजिए आप, सभी को बस ऐड ही करना है। क्या आ जाएगा स्टूडेंट? 2 प्लस 3 5, 5 प्लस 4 9, 9 प्लस 4 9 प्लस 5 15। इसका आ जाता है स्टूडेंट्स आर इक्विवेलेंट आ जाता है निकल के, आर इक्विवेलेंट इसका आ जाएगा निकल के 14 ओम। कुछ नहीं हुआ, इसमें भी यही फॉर्मूला लगा, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4। 2 प्लस 3 5, 5 प्लस 4 4 प्लस 5 सॉरी 2 प्लस 3 5, 5 प्लस 4 9, 9 प्लस 5 दैट इज 14 ओम। इस वाले का आंसर आ जाएगा। एग्जाम्पल 2 नोट कर लीजिए आप स्टूडेंट, जिससे कि आपको ये नोट कर लीजिए इन दोनों एग्जाम्पल्स को, जिससे आप क्वेश्चंस रिवाइज कर सकें। इस तरीके के क्वेश्चन बोर्ड्स में आते रहते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, अब अगला है अपना रेजिस्टर्स इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। अगला है रेजिस्टर्स इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। अच्छा, इसके यूजेस कहाँ कहाँ है वो भी आपको दिखा देते हैं। इसको रब कर देते हैं, पहले साइड में ही लिख देते हैं। यूजर्स इसके हैं स्टूडेंट, गीजर्स, इलेक्ट्रिक हीटर। इसके यूजेस जो हैं वो है स्टूडेंट्स इलेक्ट्रिक हीटर। इलेक्ट्रिक हीटर जो होता है वो सीरीज में ही कनेक्ट होता है, इलेक्ट्रिक हीटर। और अपना गीज़र जो हम सर्दियों में पानी गर्म करने के लिए यूज़ करते हैं, गीज़र्स वो भी। और सीरीज़ जो हम घर पे लाते हैं लाइट, उसको सीरीज़ कहा जाता है, तो वो भी। ये तीनों यूजेस होते हैं हमारे रेजिस्टर्स इन सीरीज़ कॉम्बिनेशन के लिए। चलिए स्टूडेंट्स, अब डिस्कस करते हैं एक ऐसा कॉम्बिनेशन जो कि हमारे हाउस होल्ड लाइट है, हमारी हाउस होल्ड जो इलेक्ट्रिसिटी है, बल्ब लगे हुए हैं, है ना, बहुत सारे घर में बल्ब लगे होते हैं, बोर्ड्स लगे होते हैं, तो वो सारे स्टूडेंट्स पैरेलल में कनेक्ट होते हैं। अब डिस्कस करते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। इसको करते हैं रब और डिस्कस करते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। चलिए स्टूडेंट्स, पैरेलल भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और पैरेलल प्लस सीरीज दोनों का ही मिलकर एक आपको न्यूमेरिकल बोर्ड में मिल सकता है। अभी आपको दिखाएंगे भी कैसे दोनों से मिलके आएगा। पहले आपको दिखा दें कि क्या होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। उसमें क्या होता है, रेजिस्टेंस इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है, सेम करंट होती है या सेम पोटेंशियल होता है, क्या होता है, पहले आपको ये बता देते हैं। रेजिस्टर्स इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन। चलिए स्टूडेंट डिस्कस करते हैं।
पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए एक डायग्राम बना लेते हैं। इसमें क्या होगा स्टूडेंट्स, दोनों ही एंड, उसमें क्या था, एक एंड किसी और रजिस्टर के साथ, एक एंड किसी और रजिस्टर के साथ, किसमें, सीरीज में। इसमें क्या होगा, दोनों ही एंड एक ही रजिस्टर के साथ कनेक्ट होगा। देखिएगा आप स्टूडेंट्स, एक पॉइंट ले लिया, ये यहाँ से अपन ने एक रजिस्टर लगा दिया, ये लग गया एक, दूसरा रजिस्टर लगा देते हैं, ये लग गया दूसरा रजिस्टर, तीसरा रजिस्टर लगा देते हैं, ये लग गया तीसरा रजिस्टर। R1 R2 और R3, R1 R2 और R3, इन तीनों को एक हमने बैटरी से कनेक्ट कर दिया है। इनको हमने एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया, इसका पॉजिटिव ही आई करंट जा रही, लेकिन यहाँ पर अलग अलग करंट जाएंगी स्टूडेंट्स, I1 प्लस I2 प्लस इधर पे आ जाएगी I3। लेकिन स्टूडेंट्स इनका जो पोटेंशियल होगा वो सेम ही होगा। देखिए इनके दोनों एंड सेम है सबके, तो इनका पोटेंशियल सेम ही होगा। यहाँ पे भी पोटेंशियल होगा, ये हो गई बैटरी। देखिए स्टूडेंट्स, पैरेलल में क्या होता है, सीरीज में क्या था, एक एंड किसी और रजिस्टर के साथ, एक एंड किसी और रजिस्टर के साथ। यहाँ दोनों एंड देखिए आप, इस रजिस्टर के दोनों एंड, ये वाला एंड भी और ये वाला एंड भी, ये वाला एंड भी इसी रजिस्टर के साथ कनेक्ट है और ये वाला एंड भी इसी रजिस्टर के साथ कनेक्ट है ना। इस वाले के देखते हैं, इसके दोनों एंड इस वाले एंड और इस वाले एंड से कनेक्ट है और ये वाला इस रजिस्टर, यानी कि दोनों ही एंड एक सेम ही रजिस्टर के साथ कनेक्ट होते हैं। सीरीज में क्या होता है, दोनों एंड अलग अलग रजिस्टर के साथ, लेकिन पैरेलल में क्या होता है, दोनों ही एंड सेम रजिस्टर के साथ कनेक्ट होते हैं। इनमें क्या होता है स्टूडेंट, सेम पोटेंशियल डिफरेंस, सेम पोटेंशियल डिफरेंस, सेम पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा स्टूडेंट, सेम पोटेंशियल डिफरेंस। बोर्ड थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, अब ठीक है। सेम पोटेंशियल डिफरेंस फॉर ऑल रजिस्टर्स, सारे रजिस्टर्स के लिए सेम ही पोटेंशियल डिफरेंस होता है। सेम पोटेंशियल डिफरेंस फॉर ऑल रजिस्टर्स। इसका स्टूडेंट्स फॉर्मूला क्या आता है, आर इक्विवेलेंट यानी कि टोटल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू, इसमें क्या हो जाता है स्टूडेंट्स, एक और चीज़ रह गई इसमें एक चीज़ क्या रह गई कि टोटल रेजिस्टेंस डिक्रीजेस। यहाँ पे जो टोटल रेजिस्टेंस होगा, जो आर इक्विवेलेंट होगा, वो डिक्रीज हो जाएगा। टोटल रेजिस्टेंस यहाँ पे क्या हो जाता है स्टूडेंट, डिक्रीज हो जाता है। टोटल रेजिस्टेंस डिक्रीजेस, DECREASES, डिक्रीज। टोटल रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाएगा। इसके यूजेस आपको बता देते हैं, यूजेस यहाँ पे लिख देते हैं इसके यूजेस। हाउस होल्ड इलेक्ट्रिसिटी, एक बार आप इतना नोट कीजिए स्टूडेंट्स। हाउस होल्ड वायरिंग, घर की जो वायरिंग होती है उसमें इसी का यूज़ किया जाता है, हाउस होल्ड वायरिंग। और किस में यूज़ होता है इसका, एक तो हाउस होल्ड वायरिंग हो गई, और दूसरी चीज़ जो है स्टूडेंट्स, हाँ स्टूडेंट्स आप जब तक मुझे याद आएगा आप इसका फॉर्मूला लिख लीजिए। इसमें क्या होता है, टोटल रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाता है तो 1R इक्विवेलेंट, इसका फॉर्मूला होता है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ये इसका फॉर्मूला बनता है स्टूडेंट्स। नोट कर लीजिए इसका फॉर्मूला, वेरी इंपॉर्टेंट, इस पर न्यूमेरिकल आता है और यूजेस पे आते नहीं हैं, बस आपको बता रहे हैं कि इसके यूजेस क्या होते हैं। हाउस होल्ड वायरिंग और इलेक्ट्रिकल अप्लायंस, दूसरा यूज़ होता है इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में। जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस होते हैं वो भी किस में लग रहे होते हैं, सीरीज़ में, सॉरी पैरेलल में। और इसका फॉर्मूला आप नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते रहते हैं। फिर आपको एक अच्छा सा पैरेलल का क्वेश्चन कराते हैं, बढ़िया सा मस्त सा, आपको मज़ा आ जाएगा करके। नोट कर लीजिए पहले आप इतना, क्या होता है यहाँ पे, सेम पोटेंशियल डिफरेंस होता है सारे रेजिस्टर्स के लिए, टोटल रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाता है। आर इक्विवेलेंट का फॉर्मूला ये रहा, यूजेस ये रहे, डायग्राम ये रहा। नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स।
और अब इसको करते हैं रब और एक एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं जिससे आपका ये फॉर्मूला क्लियर हुआ। रब करते हैं स्टूडेंट्स। अब डिस्कस करते हैं स्टूडेंट्स इससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल। इसमें हम बैटरी नहीं लगा रहे हैं, डायरेक्टली आपको दे रहे हैं। एक रजिस्टर ये लगा है, एक रजिस्टर ये लगा है, एक रजिस्टर ये लगा है। पहले आपको चेक करना होगा क्या ये तीनों ही पैरेलल में है। देखेंगे इसके दोनों एंड यहाँ पे लिखते हैं। ये जो है ये है 5 ओम का, सॉरी ये जो है ये है 3 ओम का, ये भी 3 ओम का है, और इसको लेते हैं 4 ओम का। ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट, ये सीरीज़ में या पैरेलल में, पहले तो यही डिस्कस करना पड़ता है। तो इसके दोनों एंड इसके दोनों एंड के साथ कनेक्ट हैं, इसके दोनों एंड इसके दोनों एंड के साथ, इसके दोनों एंड उसके दोनों एंड। तो ये एक पैरेलल कॉम्बिनेशन है। इसका निकालते हैं आर इक्विवेलेंट। सॉल्यूशन 1/r EQ इक्विवेलेंट दैट इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। यही होता है स्टूडेंट्स फार्मूला। लगाते हैं 1/r इक्विवेलेंट दैट इज इक्वल टू 1/r1 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/4। ये हो गया 3 3 4। इन तीनों का एलसीएम आएगा स्टूडेंट्स 12। कितना आता है एलसीएम? 12 आता है। जब भी आपको दो अलग अलग डिजिट देखें तो आप उनका मल्टीप्लाई कर दिया करें, डायरेक्टली एलसीएम आ जाता है। नहीं तो एलसीएम लेने का तरीका वही आपका नॉर्मल मेथड, ये लगाएंगे 3 3 4, पहले 3 से कर देंगे तो 1 1 4, फिर आप 4 से दे देंगे तो 1 1 1, है ना। तो आपका ये 3 × 4 क्या आएगा एलसीएम, यानी कितना आया? 12 एलसीएम आया। तो 12 ले लिया नीचे 12। अब देखिए इसमें यहाँ 12 है, यहाँ 3 था, कितना था 3, तो इसमें कितने का मल्टीप्लाई होगा? 4 का, तो ऊपर आ गया 4। यहाँ पे भी कितना था 3, ऊपर कितने का मल्टीप्लाई होगा? 4 का। यहाँ 4 था तो 4 3 12 होता है, ऊपर 3 का मल्टीप्लाई होगा 3। तो ये क्या आ रहा है? 1/r इक्विवेलेंट। अपना 1/r इक्विवेलेंट आ गया स्टूडेंट निकल के। कितना आ गया? 4 + 4 8, 8 + 3 11, 4 + 4 8, 8 + 3 11, 11/12। ये आ गया स्टूडेंट्स अपन निकल के आर इक्विवेलेंट। अब इसको कन्वर्ट करते हैं। क्या करते हैं? मतलब अभी ये क्या है? 1/r इक्विवेलेंट की वैल्यू, लेकिन हमें तो आर इक्विवेलेंट की चाहिए। तो आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या जाएगा स्टूडेंट्स? 12/11। इस तरीके से आंसर आता है। इसको पलट देते हैं तब जाकर आर इक्विवेलेंट निकल कर आता है। नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स, बहुत प्यारा सा ये क्वेश्चन था। ऐसा क्वेश्चन आपके बोर्ड्स में भी आ सकता है। इसके बाद एक आपको कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन कराते हैं जो बोर्ड्स में पहले आया हुआ है। अब आपको वो क्वेश्चन कराने जा रहे हैं स्टूडेंट जो बोर्ड्स में पहले आया हुआ है। CBSE 2025 में ये क्वेश्चन आया था। आपको वो क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन कराते हैं वो वाला जो बोर्ड्स में आया है। 12 ओम 12 ओम 12 ओम, ठीक है, ABCD, ओके। 12 ओम 12 ओम 12 ओम। चलिए स्टूडेंट एक बोर्ड का क्वेश्चन करा देते हैं आपको जो कि सीरीज, इसको रब कर देते हैं, जो कि सीरीज प्लस पैरेलल दोनों के कंसेप्ट से होगा सॉल्व। इसको रब करते हैं और अब एक डिस्कस कर लेते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि बोर्ड्स में पहले आया है। चलिए स्टूडेंट्स, CBSE 2025 ने इस क्वेश्चन को पूछा है का ये क्वेश्चन है। क्या था क्वेश्चन में? ये पॉइंट था 1, ये पॉइंट था 2। ट्वेल्व ओम ट्वेल्व ओम 12 ओम। यहाँ था A B
सी डी। इसको स्टूडेंट्स हमें इसमें क्या फाइंड करना था, आर इक्विवेलेंट फाइंड करना था, आर इक्विवेलेंट फाइंड करना था इस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में। देखिए स्टूडेंट बहुत ही ईजी था, इसमें दो कंसेप्ट लग रहे थे, सीरीज़ का भी पैरेलल का भी। पहले देखते हैं इसमें कौन कौन से जो हैं वो सीरीज़ में कनेक्ट है, क्योंकि सीरीज़ का निकालना ईजी है तो पहले सीरीज़ देख लेते हैं, क्योंकि उसमें डायरेक्टली ऐड कर देते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स अपन देखते हैं इस ए पॉइंट से स्टार्ट होते हैं, ए से आते हैं डी, ए से डी आए तो हमें ये मिल गया 12 ओम। डी से सी आए, डी से सी गए, इसका देखिए स्टूडेंट इसका एक एंड, इसको अभी नहीं देख रहा है, इस वाले 12 ओम को छोड़ दीजिए आप। ए से डी आ रहे हैं, ए से डी आए तो हमें देखा 12 ओम रजिस्टर, इसका एक एंड इसके एक एंड से कनेक्ट है, इनके दोनों एंड एक दूसरे से कनेक्ट नहीं है, इसका एक एंड इसके एक एंड से कनेक्ट, यानी ये दोनों किस में, सीरीज में। अगला देखते हैं डी से सी आए तो इन दोनों का एक एक एंड कनेक्ट, अब इसका एक एंड जब सी से बी जाएंगे तो इसका एक एंड इसके एक एंड से कनेक्ट है, तो ये तीनों आपस में कैसे हैं स्टूडेंट, सीरीज में है। ये तीनों कैसे हैं, 1 2 3 जो है वो सीरीज में है। जब हम इनका आर इक्विवेलेंट निकाल लेंगे, इन तीनों का इसको छोड़कर इन तीनों का इक्विवेलेंट निकाल लेंगे, तो वो जो भी आएगा वो इसके साथ पैरेलल में होगा। किस में होगा स्टूडेंट्स, पैरेलल में। चलिए इन तीनों का निकाल लेते हैं, ये सीरीज में थे, इन तीनों का निकालने के बाद जो भी इक्विवेलेंट आएगा हम उसको इसके पैरेलल में ले लेंगे। पहले स्टूडेंट निकालते हैं इन पाथ कौन सा पाथ ले रहा है, ए डी सी बी, ए डी सी बी। इसमें देखिए स्टूडेंट आर इक्विवेलेंट क्या आएगा, या आर एस भी लिख सकते हैं आप, रेजिस्टेंस ऑफ सीरीज 12 ओम प्लस 12 ओम प्लस 12 ओम, कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स, दोनों के तीनों का इक्विवेलेंट आ जाएगा 36 ओम। कितना निकल के आ जाएगा, 36 ओम। इन तीनों का निकल आया। अब इन तीनों का निकल आया ना स्टूडेंट्स, तो अब अपन इसमें एक चेंज भी ला सकते हैं कि तीनों का हमने इक्विवेलेंट निकाल लिया तो हम तीनों को एक साथ लिख देते हैं। तीनों का इक्विवेलेंट क्या आ गया, इनको रब करते हैं, डायग्राम में थोड़े से चेंजेस लाते हैं। इन तीनों को जब हमने कर लिया कि अच्छा इसमें चेंज नहीं लाते हैं, अलग से ड्रॉ कर देते हैं। क्या हुआ, अपना डायग्राम ये था, अब वो डायग्राम ये बचा, क्योंकि हमने उन तीनों का तो निकाल लिया इक्विवेलेंट, तो उन तीनों का इक्विवेलेंट निकालने के बाद एक रेजिस्टेंस रजिस्टर हो गया 36 ओम का, और एक कितने का बचा स्टूडेंट्स, 12 ओम का। यही बचे, अब एक बचा 36 ओम, उन तीनों का एक निकाल लिया 36 ओम, और एक ऊपर 12 ओम। अब इन दोनों को ऐड कर देते हैं, ए सी डी। अब निकालते हैं आर रेजिस्टेंस ऑफ पैरेलल, आर भी मतलब रेजिस्टेंस ऑफ पैरेलल में है। अब ये दोनों, इन दोनों का निकाल रहे हैं, तो क्या होगा स्टूडेंट्स, 1/RP पैरेलल के लिए 1/12 प्लस 1/36, यही आएगा स्टूडेंट्स। 1/12 प्लस 1/36 पैरेलल में क्या हो जाता है, रेसिप्रोकल हो जाता है, तो कर दिया। इनको देखते हैं 1/RP, इनमें जो LCM आएगा स्टूडेंट्स वो आएगा 36 LCM आएगा। अच्छा यहाँ 36 ही है तो यहाँ 1 का 1 रहेगा सेम, यहाँ 12 था तो 12 3 ज़ा 36, तो ऊपर कितने से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 से, तो 3 प्लस 1/36। आगे बढ़ते हैं 1/RP दैट इज आ गया स्टूडेंट 3 + 1 4, 4/36, क्या आ गया 4/36। लेकिन ये अपना आंसर नहीं है, अपन को चाहिए RP की वैल्यू। RP यानी कि ये आ गया अपना 36/4 यानी कि 4 9 या 36, 9 ओम आ गया स्टूडेंट्स अपना पूरा आर इक्विवेलेंट। इस पूरे सर्किट को हम आर इक्विवेलेंट का नाम दे रहे हैं। इस पूरे सर्किट का निकल के कितना आ गया स्टूडेंट्स, 9 ओम आ गया। 9 ओम रेजिस्टेंस इस पूरे सर्किट का निकल के आ गया, किसका, इसका। पहले हमने क्या किया स्टूडेंट्स, पहले हमने देखे सीरीज निकालना ईजी होता है, तो हमने देखा कौन कौन से रजिस्टर सीरीज में कनेक्ट थे। तो हमने देखा 1 2 3, ये तीनों किसमें सीरीज में कनेक्ट हैं। इन तीनों का हमने एक इक्विवेलेंट निकाल लिया, रेजिस्टेंस सीरीज का निकाल लिया इक्विवेलेंट, दैट इज 36 ओम। अब ये 36 ओम इन तीनों का प्लस करने पे कुछ इस तरीके से हो गया, 36 ओम 12 ओम के साथ पैरेलल में हो गया। क्यों, क्योंकि इसके दोनों एंड से कनेक्ट थे, तो ये पैरेलल में थे, है ना। ये कंडीशन जो है वो पैरेलल वाली हो गई थी। फिर हमने पैरेलल के लिए फाइंड किया, 1/RP लगा कर 1/10 रेसिप्रोकल हो जाता है पैरेलल में। दोनों की 36 LCM, 3 + 1 4, 9 ओम आ गया। और आर इक्विवेलेंट इस सर्किट का क्या आ गया, 9 ओम। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन CBSE 2025 में आया था, जो कि हमने बहुत अच्छे से आपको समझा दिया। चलिए स्टूडेंट्स नोट कर लीजिए इसको।
फिर आगे चलते हैं, आगे कंसेप्ट्स को डिस्कस करते हैं। आपने इसको नोट कर लिया होगा स्टूडेंट्स, इसको करते हैं रब। और भी बहुत इजी क्वेश्चन आए हैं बोर्ड में 1 मार्क वाले में कि 4 रेजिस्टर्स ऑफ ईच 4 ओम रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन सीरीज। वो कहते हैं कि 4 रेजिस्टर्स हैं, कनेक्ट किए गए हैं सीरीज में, हर एक का रेजिस्टेंस 4 ओम है। आप बताइए आर इक्विवेलेंट क्या होगा। तो सीरीज में है तो डायरेक्टली ऐड हो जाएंगे तो 16 आ जाएगा। अगर वही पैरेलल में होते तो उनका रेसिप्रोकल का प्लस कर देते, यानी कि 1/r इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3, ये होता है। चलिए स्टूडेंट्स अब अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, दैट इज इलेक्ट्रिक पावर। पावर क्या होता है स्टूडेंट्स? अब स्टूडेंट्स अपना टॉपिक है पावर, कि पावर क्या होता है। आपने देखा होगा स्टूडेंट्स कि आप जो बल्ब लेके आते हैं घर पर, उन पर रेटिंग लिखी होती है 3 वाट, 4 वाट, 5 वाट, 6 वाट, 10 वाट। वो क्या लिखा होता है स्टूडेंट्स वाट में? वो उनकी पावर लिखी होती है। वो पावर का मतलब होता है कि किस रेट पे, कितनी स्पीड से वो क्या करेंगे, कितने रेट से वो इलेक्ट्रिक एनर्जी को कंज्यूम करेंगे। पावर का मतलब होता है स्टूडेंट रेट एट विच इलेक्ट्रिकल अप्लायंस कंज्यूम्ड इलेक्ट्रिकल एनर्जी। द रेट एट विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड इज कॉल्ड पावर। पावर क्या होती है, लिखवा देते हैं आपको डेफिनेशन और उसकी यूनिट होती है पावर की वॉट। क्या होती है स्टूडेंट्स? वॉट, WATT वॉट इसकी यूनिट होती है। इसकी डेफिनेशन रेट एट विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड, किस रेट पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम हो रही है वही कहलाता है स्टूडेंट्स हमारा पावर। पावर का फॉर्मूला होता है P इज इक्वल टू VI। क्या होता है स्टूडेंट? पावर इज इक्वल टू VI। इसकी यूनिट जो होती है SI यूनिट, वो होती है स्टूडेंट्स वॉट। क्या होती है? वॉट, WATT वॉट, जो कि आपके बल्ब और अदर चीज़ों पे लिखा आता है। मिक्सर पे लिखा होता है ये इतने वॉट का है, बल्ब पे लिखा होता है ये इतने वॉट का है, किसी भी चीज़ पे उसका वॉट लिखा होता है, वो उसकी पावर होती है। यानी कि इतने ज़्यादा रेट पे, जैसे 10 वॉट लिखा है तो 10 वॉट के रेट पे क्या करेगा, इलेक्ट्रिसिटी को कंज्यूम करेगा स्टूडेंट। तो पावर की डेफिनेशन हो गई, यूनिट हो गई, फार्मूला, एक फार्मूला हो गई, ये तो हुआ फर्स्ट फार्मूला। इससे एक और फार्मूला बनेगा स्टूडेंट, ओम्स लॉ अपन ने पढ़ा था ना स्टूडेंट्स, उसमें क्या आया था हमारा निकल के V इज इक्वल टू IR। तो यहाँ V की जगह पे IR रखते हैं, V की जगह पुट करते हैं IR। तो P इज इक्वल टू V की जगह रखा IR, I का इंटू I से हुआ तो हो गया I स्क्वायर R। यहाँ से हमने V की वैल्यू पुट कर दी, यहाँ IR किसकी वैल्यू पुट कर दी? V की वैल्यू, V की जगह आप क्या पुट कर दिया? IR। तो हमारा एक और फार्मूला आ गया I स्क्वायर R। एक फार्मूला है P इज इक्वल टू VI, ये भी आपका न्यूमेरिकल्स में लगेगा। एक ये वाला भी न्यूमेरिकल्स में लगेगा। एक और स्टूडेंट्स यहीं से फार्मूला बनेगा। इस बार क्या करते हैं अपन, I का फार्मूला लिखते हैं, इस I स्क्वायर का फार्मूला डालते हैं। यहाँ से I का फार्मूला क्या बनेगा? V/R इज इक्वल टू I। ये R इंटू में था, ये डिवाइड में आ जाएगा इस साइड आकर, और ये बन गया I का फार्मूला। इस I का फार्मूला इस इक्वेशन में रखते हैं। I स्क्वायर था तो क्या हो जाएगा? V²/R स्क्वायर, क्योंकि यहाँ I स्क्वायर था और एक R यहाँ, तो एक स्क्वायर से एक R हो गया कैंसिल। तो तीसरा फार्मूला निकल के आया स्टूडेंट्स P इज इक्वल टू V²/R। क्या निकल के आया? P इज इक्वल टू V²/R। ये आया अपना थर्ड फार्मूला, ये आया सेकंड फार्मूला, ये आ गया थर्ड फार्मूला पावर का। इन 3 फार्मूले का यूज़ होगा न्यूमेरिकल्स में सॉल्व करने के लिए। आपके लिए हम एक अलग से न्यूमेरिकल का वीडियो लेकर आएंगे। ये 3 फार्मूले हो गए पावर के। पावर की यूनिट हमने बता दी। यहाँ पे V जो है वो है वोल्ट, V की यूनिट है वोल्ट, I की यूनिट है एम्पियर, एम्पियर है I की यूनिट ऑफ I इज एम्पियर, यूनिट ऑफ V इज वोल्ट, है ना। और ये है क्या? ये V जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस है। V क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस, जो कि हम डिस्कस कर चुके हैं पहले, पोटेंशियल डिफरेंस। और जो हमारा I है वो क्या है? करंट, CURRENT, करंट। नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स आप पावर से रिलेटेड इतना। नोट दिस कंसेप्ट स्टूडेंट्स, वेरी इंपॉर्टेंट, पावर।
चलिए स्टूडेंट्स, अगला टॉपिक डिस्कस करते हैं जो कि हमारा है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जो पावर है ना स्टूडेंट्स, वो एक बहुत ही स्मॉल टर्म है, या स्मॉल जो है वो एक क्वांटिटी है पावर। अब हम डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जो कि किलो वॉट हार में निकाली जाती है, जिसकी यूनिट जूल होती है, जिसकी कमर्शियल यूनिट किलो वॉट हार है। हम जो बिल भर रहे होते हैं ना स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिसिटी बिल कहते हैं, इस बार इतना यूनिट बिल आया है, 10 यूनिट या 100 यूनिट बिल आया है, तो 100 यूनिट की जगह वो यूनिट होती है किलो वॉट हार, जो कि कमर्शियल यूज़ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी का हम यूनिट यूज़ कर रहे होते हैं। तो हम जो लाइट को कंज्यूम करते हैं वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फॉर्म में कंज्यूम करते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, रब करते हैं। पावर क्या है? जो हमारे बल्ब्स और अदर्स इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस पे लिखी होती है। आपने देखा होगा आपके चार्जर्स आते हैं तो 45 वॉट का चार्जर होता है, 50 वॉट का चार्जर होता है, 30 वॉट का चार्जर होता है, तो वो उनकी पावर होती है। चलिए स्टूडेंट, इसको करते हैं रब। और अब ये तो एक बहुत ही इलेक्ट्रिकल एनर्जी के आगे बहुत है ना छोटी टर्म थी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी किलो वॉट में जाएगी, किस में जाएगी? किलो वॉट। चलिए इसको डिस्कस करते हैं। इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और इसके बाद कुछ ही लास्ट टॉपिक रह जाएगा। एक रह जाएगा हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, और एक रह जाएगा इलेक्ट्रिक फ्यूज। चलिए स्टूडेंट्स, क्या रहे? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इसका क्या फॉर्मूला होता है? इसकी कोई डेफिनेशन नहीं है स्पेसिफिक, इसकी डेफिनेशन अपन को पढ़ना भी नहीं है, या मैं लिखवा देता हूँ आपको एक ईजी सी डेफिनेशन। पावर क्या था? रेट। किस रेट पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड हो रही है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या है? एनर्जी कंज्यूम्ड। एनर्जी कंज्यूम की, कितनी एनर्जी कंज्यूम हुई? एनर्जी कंज्यूम्ड बाय एन इलेक्ट्रिकल अप्लायंस, बाय एन इलेक्ट्रिकल अप्लायंस। एक इलेक्ट्रिकल अप्लायंस ने कितनी एनर्जी कंज्यूम की, वो होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। पावर क्या थी? किस रेट पे कंज्यूम कर रहा है ना, पावर लिखा आ रहा था उन पे। अब उस इलेक्ट्रिकल अप्लायंस ने कितनी एनर्जी को कंज्यूम किया, वो था इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इसका फॉर्मूला नोट करते हैं स्टूडेंट्स। E इज इक्वल टू होता है पावर इंटू टाइम। क्या होता है स्टूडेंट्स? पावर इंटू टाइम, P इंटू टी। P यानी कि पावर, T इज इक्वल टू टाइम। इसकी वॉट, इसकी सेकेंड। इसकी जो यूनिट होती है स्टूडेंट्स, यूनिट जो होती है वो होती है जूल, JOUL, जूल। कमर्शियल यूनिट जो हम यूज़ कर रहे होते हैं, हमारे बिल्स वगैरह में आती कमर्शियल यूनिट जो है इसकी, वो है स्टूडेंट्स किलो वॉट, WATT वॉट आर। किलो वॉट आर जो होती है वो इसकी कमर्शियल यूनिट होती है, वैसे यूनिट इसकी जूल होती है। फॉर्मूला ही मैंने आपको दिखा दिया। एक और होता है स्टूडेंट्स की 1 किलो वाट हार किसके इक्वल होता है? 1 किलो वाट हार किसके इक्वल होता है, ये आपको दिखाते हैं। कैसे आएगा स्टूडेंट्स? देखिए 1 किलो वॉट हार, ये इसको शॉर्ट फॉर्म में हमने लिख दिया KWH। ये कैसे आएगा? किलो के लिए लिखेंगे 1000, वॉट के लिए, वॉट तो वॉट है, हार के लिए क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स? हार 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं? तो 3600 सेकंड्स होते हैं, है ना। दिखा भी देते हैं आपको। एक हार में कितने मिनट्स? 60 मिनट्स। 60 मिनट्स में कितने सेकंड? 60 सेकंड। 60 इंटू 60 करेंगे तो निकल के आएगा 3600 सेकंड। ये आ गया 3600 सेकंड। 1 घंटे में इतने सेकंड होते हैं। 1 हार इज इक्वल टू इतने सारे सेकंड्स। 3600, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा? 36 का 36 यहाँ लिखते हैं। 1 2 3 4 5 10 की पावर 5। 36 इंटू 10 की पावर 5। जब भी हम स्टूडेंट्स एक डिजिट पीछे पॉइंट को शिफ्ट करेंगे, यहाँ से अभी कहाँ है पॉइंट? यहाँ है। इसको यहाँ शिफ्ट करेंगे तो 3.6, तो यहाँ पे एक और 10 बढ़ जाएगी, 10 की पावर 6। ये होती है स्टूडेंट्स 1 किलो वॉट हार बराबर इतने जूल। 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल, इतने जूल होते हैं 1 किलो वाट हार।
1 किलोवाट आवर में कितने जूल होते हैं? 3.6 इंटू 10⁶ जूल, इतने जूल होते हैं 1 किलोवाट आवर में। अब जल्दी से स्टूडेंट्स आपको बता देते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट क्या होता है और उसका फॉर्मूला क्या है। इतना आपने स्टूडेंट्स नोट कर लिया होगा। इसको करते हैं रब, नहीं किया हो तो आप कर लीजिए। आपने नोट कर लिया होगा, नहीं किया हो तो यूट्यूब पे पॉज का ऑप्शन है, आप उसको यूज़ कर सकते हैं। इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या हुई? इलेक्ट्रिकल एनर्जी वो हुई कि एनर्जी कंज्यूम्ड बाय इलेक्ट्रिकल अप्लायंस। एक इलेक्ट्रिकल अप्लायंस ने कितनी एनर्जी को कंज्यूम किया, वो थी इसकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इनसे रिलेटेड एमसीक्यू वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन न्यूमेरिकल हम स्टूडेंट्स अलग से वीडियो लेके आएंगे। आज अपन चैप्टर ख़त्म कर रहे हैं, फिर पार्ट 3 इसका लेके आएंगे जिसमें हम आपके लिए बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के न्यूमेरिकल कराएंगे आपको। नेक्स्ट टॉपिक है स्टूडेंट्स हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये क्या होता है स्टूडेंट्स? किसी भी चीज़ से करंट जब फ्लो होती है तो क्या होता है, वो चीज़ गर्म हो जाती है। आपने देखा होगा घर का टीवी, जब टीवी बहुत देर तक हम चलाते रहते हैं टेलीविज़न, तो क्या होता है, वो गर्म हो जाता है। उससे करंट बहुत देर तक फ्लो होती है तो क्या हो जाता है, वो गर्म हो जाता है। और चीज़ देखते हैं, फ़ोन को चार्ज पे लगाते हैं, फ़ोन से बहुत देर तक करंट पास होती है तो वो फ़ोन भी गर्म हो जाता है, वो चार्जर भी गर्म हो जाता है। आपने मोटर का एग्जांपल देखा होगा, कूलर, कोई भी चीज़ हम चलाते हैं, फ़ैन को चलाते हैं, फ़ैन को बहुत देर तक चलाते रहते हैं, उसको टच करके देखेंगे तो वो भी गर्म हो जाता है। किसी वायर से बहुत देर तक करंट फ्लो हो रही है, उसको टच करके देखें तो वो भी गर्म हो जाता है। हीटर जो होता है, जो हमारे घर में यूज़ हो रहा होता है, इलेक्ट्रिकल हीटर, वो भी इसी फंक्शन पे वर्क कर रहा होता है। उससे बहुत देर तक करंट पास होता है, वो रेड हो जाता है और उससे हीट जो है वो निकलने लगती है। यानी करंट किसी भी कंडक्टर से फ्लो होगा तो वो क्या जनरेट करेगा, हीटिंग इफेक्ट, वो क्या होगा, गर्म होगा स्टूडेंट्स। इसका आपको फॉर्मूला नोट कर देते हैं, इसकी आप डेफिनेशन भी लिख लीजिए एक, व्हेन करंट flows 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 through a conductor, when current flows through a conductor it produces heat, क्या प्रोड्यूस करेगा, हीट प्रोड्यूस करेगा। इट प्रोड्यूसेस हीट या रिलीजेस हीट, क्या निकलेगी, हीट बहुत ज़्यादा बाहर निकलेगी। एक जूल्स लॉ है, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, इसके अकॉर्डिंग क्या फॉर्मूला है, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग के अकॉर्डिंग। इस पर भी न्यूमेरिकल आए हैं प्रीवियस ईयर में, हम इसको कल कराएंगे आपको। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग ये कहता है स्टूडेंट्स, एच कितना हीट निकला वो होता है I²R T पे डिपेंड करता है। वेयर I इज करंट, I इज इक्वल टू करंट, H इज हीट, H क्या है, हीट है यहाँ पे, I जो है वो करंट है, R जो है वो रेजिस्टेंस है। कितना रेजिस्टेंस था, जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस उतनी ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगी। T दैट इज इक्वल टू टाइम, T क्या है, टाइम है। H है हीट, कितनी हीट निकली, I क्या है, करंट, R क्या है, रेजिस्टेंस, T क्या है, टाइम। इतना नोट कर लीजिए आप स्टूडेंट्स, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट। अगर बल्ब से ही बहुत देर तक करंट फ्लो होती रहे तो वो भी गर्म हो जाता है। इसी का एक एप्लीकेशन होता है स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिकल फ्यूज़। क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्यूज़, जो कि हमारे घर में यूज़ होता है। ये एक सेफ्टी डिवाइस होता है, यूज टू प्रोटेक्ट सर्किट्स। किसको प्रोटेक्ट करने के लिए, सर्किट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। एक थिन वायर का बना होता है जिसके लो मेल्टिंग पॉइंट्स होते हैं। चलिए इसको रब कर देते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को, और अब डिस्कस कर लेते हैं स्टूडेंट्स अपना इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक। फिर बस अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रह जाएंगे, न्यूमेरिकल्स ले जाएंगे, तो वो अपन अगले लेक्चर में लेकर आएंगे आपके लिए, क्योंकि आपके बोर्ड्स एग्ज़ाम आ गए हैं स्टूडेंट्स बहुत नियर, फरवरी में ही हैं 10th वालों के, CBSE बोर्ड वालों के। तो अपन को और भी टॉपिक्स और भी चैप्टर कवर करने हैं। नेक्स्ट टॉपिक है स्टूडेंट इलेक्ट्रिक फ्यूज़। इलेक्ट्रिक फ्यूज़ क्या है स्टूडेंट्स, एक सेफ्टी डिवाइस है, सेफ्टी डिवाइस uses to protect what, uses to protect इलेक्ट्रिक सर्किट। जो सर्किट्स होते हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, इलेक्ट्रिक सर्किट्स ये हमारे घर में लगे होते हैं।
इनकी एक रेटिंग होती है फिक्स कि इससे ज़्यादा अगर करंट आएगा तो ये क्या होंगे, ये ब्लू कर जाएंगे, पिघल जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये एक मेड अप ऑफ थिन वायर, किसके बने होते हैं, थिन वायर के बने होते हैं, थिन वायर मेड अप ऑफ थिन वायर हैविंग लो मेल्टिंग पॉइंट, जिसके पास बहुत ही लो मेल्टिंग पॉइंट होते हैं, हैविंग लो मेल्टिंग पॉइंट। यानी कि क्या होगा, और ये जो वर्क करता है, ये किसका एप्लीकेशन है, वर्क ऑन हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट क्या होता है स्टूडेंट, जब किसी भी चीज़ से करंट फ्लो होती है तो वो गर्म होने लगता है ना। तो जब इलेक्ट्रिक फ्यूज, उसकी भी एक रेटिंग होती है कि इस रेट तक मैं जो हूँ वो टिका रहूँगा। इलेक्ट्रिक फ्यूज़ कहता है कि मैं जो है इस रेटिंग तक टिका रहूँगा। जैसा मान लीजिए इलेक्ट्रिक फ्यूज़ की जो है वो है 10 एम्पियर, तो ये 10 एम्पियर तक का करंट झेलेगा इलेक्ट्रिक फ्यूज़। अगर इससे ज़्यादा करंट आएगा, उससे फ्लो होगा, वैसा ही 10 एम्पियर उससे फ्लो हो रहा है तो वैसे ही हीट वो जनरेट कर रहा है, लेकिन 10 एम्पियर से जैसे ही ज़्यादा होगा वो और हीट जनरेट करने लगेगा। उसकी क्या होते हैं स्टूडेंट, लो मेल्टिंग पॉइंट होने लगते हैं। तो जो इलेक्ट्रिक फ्यूज़ होगा वो मेल्ट हो जाएगा और उससे क्या होगा कि हमारे घर की लाइट चली जाती है। जब इलेक्ट्रिक फ्यूज़ मेल्ट हो जाता है तो क्या होता है, घर की लाइट चली जाती है ना स्टूडेंट्स। तो इसका यही यूज़ होता है, ये हमारी घर की लाइट को बचा के रखता है पूरी को। अगर कभी भी हाई वोल्टेज लाइट आती है, उसकी रेटिंग से ज़्यादा, जितनी उसकी रेटिंग है उससे ज़्यादा अगर कभी लाइट आती है, ज़्यादा हाई वोल्टेज की लाइट आती है, तो क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्यूज स्टूडेंट मेल्ट होना स्टार्ट हो जाता है, पिघलने लगता है और घर की लाइट क्या हो जाती है, पूरी बंद हो जाती है। और इस तरीके से वो सर्किट को जलने से बचा लेता है, सर्किट को बर्न होने से, घर में आग लगने से इलेक्ट्रिक फ्यूज बचा देता है। तो स्टूडेंट्स इलेक्ट्रिक फ्यूज का बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है। ये हमारा लास्ट टॉपिक था स्टूडेंट्स इस चैप्टर से रिलेटेड। अच्छा, एक और लास्ट चीज़ रह गई है, एमीटर और वोल्ट मीटर, वो आपको और दिखा देते हैं क्या होते हैं। एमीटर क्या होता है स्टूडेंट्स, एमीटर किस चीज़ को मेज़र करता है, मेज़र करंट। किसको मेज़र करता है, करंट को मेज़र करता है। और ये स्टूडेंट्स किस कनेक्शन में लगाया जाता है, तो ये लगाया जाता है सीरीज़ में, इसको कनेक्ट किया जाता है सीरीज़ में, कनेक्ट इन सीरीज़। किस में कनेक्ट होता है, सीरीज़ में कनेक्ट किया जाता है। किसको, एमीटर को। एमीटर को सीरीज़ में किया जाता है, क्यों सीरीज़ में, क्यों, क्योंकि टोटल पूरी करंट जा सके एमीटर में। और एक होता है वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर किसको मेज़र करेगा, वोल्ट मीटर मेज़र करेगा वोल्टेज को। वोल्ट मीटर किसको मेज़र करता है, वोल्टेज को, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस। वो किसको मेज़र करता है, मेज़र व्हाट, पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि वोल्टेज, पोटेंशियल डिफरेंस को मेज़र करता है ना, वोल्टेज को मेज़र करता है। और जो ये रीडिंग देगा वो किस में देगा, वोल्ट में। और ये रीडिंग किस में देता है, ये रीडिंग देता है एम्पियर में। किस में रीडिंग देता है, ये रीडिंग देता है एम्पियर में। और ये जो रीडिंग देगा वो किस में देगा, वोल्ट में देगा, है ना। और ये जो है वो कनेक्ट होगा किस में, कनेक्ट इन पैरेलल, PARALLEL। किस में कनेक्ट होगा स्टूडेंट्स, पैरेलल में कनेक्ट होगा। किस में कनेक्ट होगा, पैरेलल। दिखा देते हैं आपको इधर पे। वोल्ट मीटर को अगर कनेक्ट करना होगा तो हम, ये वायर है तो उसके किस में कनेक्ट करेंगे, पैरेलल में कनेक्ट करेंगे, क्योंकि हमें उसके एंड के अक्रॉस क्या चाहिए, वोल्टेज चाहिए। तो एंड के अक्रॉस वोल्टेज चाहिए, इसलिए हम उसको किस में कनेक्ट करेंगे, पैरेलल में। एमीटर कहाँ कनेक्ट किया जाएगा, ये कनेक्ट किया जाएगा स्टूडेंट सीरीज़ में। क्यों, क्योंकि हमें उससे टोटल करंट पास होनी चाहिए आई। यहाँ हमें क्या चाहिए, वोल्टेज चाहिए दोनों पॉइंट के क्रॉस, इसलिए इसको पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है। नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स आप इतना, एमीटर और वोल्ट मीटर से रिलेटेड। ये अपने लास्ट टॉपिक थे। अपना चैप्टर यहीं पर होता है ख़त्म, इलेक्ट्रिसिटी। इसके न्यूमेरिकल ले गए हैं तो वो हम आपको पार्ट 3 में सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के, प्रीवियस ईयर में आए हुए न्यूमेरिकल आपको नेक्स्ट लेक्चर पार्ट 3 में करा देंगे। अगर स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो पसंद आता है, आपको इस वीडियो में समझाएगा सारे टॉपिक्स का फील अच्छे से समझ आ जाते हैं, अब ये चैप्टर आपको ईजी लगने लगे, तो स्टूडेंट हमारे इस वीडियो को लाइक, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को क्लिक जरूर कर दें स्टूडेंट्स। चलिए स्टूडेंट्स, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। जय हिंद स्टूडेंट्स।